नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है हिंदी शिक्षण विधि टेस्ट पेपर। जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन भी दबाएँ। मित्रों, ये जो गुरु मंत्र ने मुहिम प्रारंभ की है ये सीटेट, रीट, एमपी-टेट, यूपी-टेट व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो, सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो या अन्य कोई भी शिक्षण भर्ती परीक्षा हो, उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सफलता दिलाने वाले वीडियो के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए अनवरत रूप से जारी है, तो थोड़ी सी भूमिका आप भी निभाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है प्रस्तावना का मूल आधार है। मित्रों, प्रस्तावना पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण अंग है और प्रश्न पूछा गया है कि उसका मूल आधार क्या है। मित्रों, जब भी कोई पाठ्य योजना बनाई जाती है तो उसमें जो प्रस्तावना विषय होता है वह पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को विद्यार्थी को जोड़ना होता है, यानी कि पुराने ज्ञान से नए ज्ञान की ओर ले जाने वाला जो विषय है वो क्या है, प्रस्तावना है। मित्रों, हमारे पास में 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है विशिष्ट उद्देश्य, दूसरा है समस्या मूलक प्रश्न, तीसरा है पूर्व ज्ञान और चौथा है अधिगम सामग्री। तो मित्रों, जो मूल आधार की यदि हम बात करेंगे इस विषय में तो मित्रों मूल आधार रहेगा प्रस्तावना का पूर्व ज्ञान। मित्रों, ये जो विशिष्ट उद्देश्य है ये विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण का उद्घाटन करता है। क्या करता है मित्रों? शीर्षक का उद्घाटन करता है। तो विशिष्ट उद्देश्य का जो मूल आधार रहेगा वो तो शीर्षक उद्घाटन रहेगा। समस्या मूलक जो प्रश्न है वो मित्रों प्रस्तावना के अंतर्गत ही होता है कि प्रस्तावना में जो 5 और 6 प्रश्न, 5 से 6 तक के जो प्रश्न होते हैं उनमें जो अंतिम प्रश्न होता है मित्रों वो क्या होता है, समस्यात्मक प्रश्न यानी समस्या मूलक प्रश्न होता है। और मित्रों, जो अधिगम सामग्री, तो अधिगम सामग्री के अंतर्गत हम लोग सहायक सामग्रियाँ जो हम लोग जिससे बच्चा का प्रभावी रूप से क्या हो सके, अधिगम हो सके, तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या होगा मित्रों, पूर्व ज्ञान, क्योंकि पूर्व ज्ञान ही प्रस्तावना का क्या है, मूल आधार है। आइए मित्रों, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि व्याकरण की किस विधि में व्यावहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। मित्रों, कौन से पक्ष पर? व्यावहारिक पक्ष पर, यानी कि सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है, वहाँ सिर्फ व्यवहार में क्या सिखाई जाती है मित्रों, व्याकरण सिखा दी जाती है, भाषा को सिखाया जाता है। तो ऐसी जो कौन सी प्रणाली है वो हमको देखना है मित्रों। पहला विकल्प है पाठ्यपुस्तक प्रणाली, दूसरा है आगमन निगमन प्रणाली, मित्रों तीसरा है समवाय प्रणाली और चौथा है भाषा संसर्ग प्रणाली। मित्रों, आइए एक एक प्रणाली को थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं सामान्य रूप में और उसके बाद में प्रश्न के उत्तर का निर्धारण करेंगे। मित्रों, जो पाठ्यपुस्तक प्रणाली है मित्रों, ये जो पाठ्यपुस्तक प्रणाली है ये पूरी पाठ्यपुस्तक पर आधारित होती है, यानी कि इस विषय का जो केंद्र बिंदु होता है इस विधि का वो क्या होता है, केवल पाठ्यपुस्तक होती है। तो यहाँ पर पाठ्यपुस्तक में सिद्धांतों का महत्व भी होता है, तो हमारा 1 नंबर विकल्प क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मित्रों, दूसरा आगमन निगमन प्रणाली। मित्रों, आगमन निगमन प्रणाली में क्या होता है कि व्याकरण के सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है, चाहे वो उदाहरण से नियमों की ओर जाए या नियम से उदाहरण की ओर जाए। तो यहाँ पर भी सिद्धांतों की चर्चा की जाती है, इसलिए हम 2 नंबर विकल्प को भी सही नहीं ठहराएंगे। मित्रों, तीसरा विकल्प है समवाय प्रणाली। मित्रों, समवाय प्रणाली से तात्पर्य होता है कि गद्य, पद्य या अन्य विधाओं के साथ आपको क्या किया जाए, बालक को व्याकरण का भी अध्ययन करवा दिया जाए, तो वो समवाय प्रणाली में भी सिद्धांतों की चर्चा की जाती है, इसलिए विकल्प नंबर 3 भी हमारा इस प्रश्न के दृष्टिकोण से गलत है। मित्रों, विकल्प नंबर 4 है कि भाषा संसर्ग प्रणाली। भाषा संसर्ग प्रणाली क्या होती है कि मित्रों इसमें भाषा का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, व्याकरणिक ज्ञान भी व्यवहार के रूप में दर्शाया जाता है, इसमें किसी प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा नहीं की जाती। तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों, विकल्प नंबर 4 होगा, भाषा संसर्ग प्रणाली। आइए मित्रों, अब हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं और मित्रों अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है जो आपके सामने है कि शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। प्रश्न पूछा गया है मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। मित्रों, विकल्प नंबर 1 है कि पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, तो बिल्कुल पाठ्यक्रम में सुधार के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो कथन सत्य है। छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए भी मित्रों मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो ये कथन भी सत्य है। शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए भी मित्रों मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका मूल्यांकन के हम उसके अंतर्गत नए नए तरीकों से नवाचार करते हुए सुधार कार्य कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन उपयुक्त सभी कार्यों के लिए क्या है, आवश्यक है। तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर होगा वो है मित्रों विकल्प नंबर 4। आइए मित्रों, अब हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं और मित्रों अपना अगला प्रश्न है कि भाषाई कौशल का सही क्रम है। बहुत
सरल प्रश्न, और मैं ये कहूँ कि ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मित्रों हमें जानना क्या है कि भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है। तो मित्रों सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि भाषाई कौशल कितने हैं। तो मित्रों भाषाई कौशल की संख्या कितनी है, 4 है, 4 है मित्रों, और वो चारों का क्रम हमको बताना है। मित्रों पहला विकल्प है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो मित्रों हम जो 4, ये जो 4 है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सुबोपली नाम से जाने जाते हैं। सुबोपली, सुबोपली से तात्पर्य मित्रों हो गया सु से सुनना, बो से बोलना, पै से पढ़ना और ली से लिखना। तो जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना वाला जो विकल्प होगा वो हमारा सही होगा। तो मित्रों दूसरा विकल्प है सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, तो ये भी गलत हो गया है क्योंकि पहले सुनना उसके बाद में बोलना आना चाहिए। मित्रों विकल्प नंबर 3 है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। और 4 नंबर विकल्प सुनना, बोलना, सुनना, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। तो हम कहेंगे कि जो भाषाई कौशल है वो है सुबोपली, और सुबोपली का जो क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये विकल्प नंबर 3 में है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर होगा वो मित्रों विकल्प नंबर 3 होगा। आइए मित्रों अब हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, और मित्रों अपना अगला प्रश्न है डाल्टन योजना के जन्मदाता हैं। मित्रों पहला विकल्प है फ्रोवेल, दूसरा है क्रो एंड क्रो, तीसरा है कुमारी हेनल पार्कहर्स्ट, और चौथा है कॉल्सनिंग। मित्रों डाल्टन योजना, तो डाल्टन योजना के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो विकल्प नंबर 3 कुमारी हेनल पार्कहर्स्ट माने जाते हैं। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर अग्रसर होते हैं, और मित्रों अपना प्रश्न नंबर 6 है कि भाषा की प्रमुख इकाई है। मित्रों प्रश्न बहुत सरल है लेकिन इसका उत्तर देना उतना ही कठिन है। आइए वो 4 विकल्प कौन कौन से उसको पढ़ते हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद, और चौथा है वाक्य। तो मित्रों आप लोग सोच रहे हो कि भाषा की प्रमुख इकाई वर्ण है, तो मित्रों ये वर्ण इकाई प्रमुख नहीं है, ये है भाषा की सबसे छोटी इकाई। कौन सी इकाई मित्रों, सबसे छोटी इकाई। मित्रों शब्द की बात करते हैं तो मित्रों शब्द भी क्या है, भाषा की प्रमुख इकाई तो है, लेकिन वो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मित्रों पद जो है, यदि शब्द के साथ कारक आदि विभक्तियों का योग होता है तो मित्रों पद बनता है। तो हम कहेंगे कि भाषा विचार विनिमय का साधन है, और विचार विनिमय वाक्य के बिना संभव नहीं है। इसलिए भाषा की जो सबसे प्रधान इकाई है वो क्या है मित्रों, वाक्य। तो प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 4 वाक्य। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 7 है कि किसी बालक की वर्तनी अशुद्धियां संधि के नियमों का ठीक ज्ञान न होने से होती है, उसका कारण है। मित्रों विकल्प नंबर 1 है लिपि का सही ज्ञान न होना, विकल्प नंबर 2 है व्याकरणिक रूपों की अनभिज्ञता, विकल्प नंबर 3 है वर्तनीगत सर्वमान्य एक रूपता का अभाव, और मित्रों विकल्प नंबर 4 है उच्चारण की शुद्धता अथवा एक रूपता का अभाव। तो मित्रों प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से समझिए, कि किसी बालक की वर्तनी अशुद्धियां, यानी कि ये बात तो फिक्स है कि बालक अशुद्धि कर रहा है, किससे संबंधित, लिखने से संबंधित, वर्तनी से संबंधित, संधि नियमों का ठीक ज्ञान नहीं होने से वो कर रही है। मित्रों जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने पढ़ा अहोरात्रि। तो मित्रों ये गलत शब्द है, क्यों, क्योंकि अशुद्ध शब्द है, क्योंकि अहोरात्रि नहीं, शब्द क्या बनता है, अहोरात्र बनता है। यहाँ समासांत शब्द होने के कारण अहोरात्रि से अहोरात्र बनता है। मित्रों एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए पुनरावलोकन। तो मित्रों ये जो पुनरावलोकन शब्द है ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि पुनरावलोकन शब्द अशुद्ध है, और शब्द शुद्ध कौन सा है, पुनरावलोकन। कौन सा शब्द है मित्रों, पुनरावलोकन। इसलिए अब हम कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रश्न का आंसर है वो हमें बड़ा सोच समझ करके देना है, क्योंकि मित्रों यहाँ पर कौन सी अशुद्धियाँ कर रहा है, संधि संबंधी। तो मित्रों विकल्प लिपि का सही ज्ञान न होना, मित्रों ये हमारा आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ केवल स्पेशली बात की जा रही है संधि नियमों की जानकारी। और मित्रों अगर लिपि का सही ज्ञान न होना और व्याकरणिक रूपों की अनभिज्ञता, तो हम कह सकते हैं कि जो विकल्प नंबर 2 है ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि संधि नियमों का ज्ञान व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 7 का आंसर 2 हो सकता है। मित्रों विकल्प नंबर 3 देखते हैं, तो वर्तनीगत सर्वमान्य एक रूपता का, तो सर्वमान्य एक रूपता वर्तनीगत अभाव नहीं है। मित्रों उच्चारण की शुद्धि, यहाँ केवल लिखित रूप की बात की जा रही है, क्योंकि वर्तनीय अशुद्धियाँ लिखित रूप में होगी, उच्चारण में नहीं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 7 है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों, विकल्प नंबर 2 कि व्याकरणिक रूपों की क्या है, उसको अनभिज्ञता है। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 8 है समीक्षा प्रणाली किस विधि का रूप है।
मित्रों किस विधि का रूप है? विकल्प नंबर 1 है व्यास विधि, विकल्प नंबर 2 है तुलना विधि, विकल्प नंबर 3 है व्याख्या विधि और मित्रों विकल्प नंबर 4 है शब्दार्थ विधि। मित्रों ये जो समीक्षा प्रणाली, तो समीक्षा में क्या होता है मित्रों? समीक्षा व्याख्यात्मक होती है, यानी कि उसका आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों ये जो समीक्षा प्रणाली है ये किस प्रणाली के अंतर्गत है? व्याख्या विधि के अंतर्गत है। तो हम कहेंगे कि जो व्याख्या विधि है इसके 3 रूप हैं, एक तुलना है, एक व्यास है और एक समीक्षा है। तो ये तीनों प्रणालियां व्याख्या विधि के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 3। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास में कि प्रयोग प्रणाली का समावेश किस विधि के अंतर्गत है? क्या है मित्रों प्रश्न? कि प्रयोग प्रणाली का समावेश किस विधि के अंतर्गत है? तो मित्रों पहला विकल्प है सिद्धांत प्रणाली, दूसरा है आगमन प्रणाली, तीसरा है निगमन प्रणाली और चौथा है भाषा संसर्ग प्रणाली। मित्रों ये जो प्रयोग प्रणाली है इसका जो समावेश है वो किसके अंतर्गत होता है? आगमन प्रणाली के अंतर्गत। मित्रों सहयोग और प्रयोग ये दोनों प्रणालियों का समावेश आगमन प्रणाली के अंतर्गत होता है और निगमन प्रणाली के अंतर्गत सिद्धांत और सूत्र प्रणाली का समावेश होता है। तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 2। आइए मित्रों अब हम आज के प्रश्न नंबर 10 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों आज हमारा प्रश्न नंबर 10 है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया है। मित्रों भाषा सीखने की प्रक्रिया है, हमारे पास में पहला विकल्प है जिज्ञासा अभ्यास अनुकरण, दूसरा विकल्प है अनुकरण जिज्ञासा अभ्यास, तीसरा है जिज्ञासा अनुकरण अभ्यास, चौथा है अभ्यास अनुकरण जिज्ञासा। तो मित्रों भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए? बालक के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा के होने के बाद में वह उस भाषा का क्या करे? अनुकरण करे और अनुकरण करने के बाद में उसका क्या करे? बार बार अभ्यास करे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा सीखने की जो प्रक्रिया का जो क्रम होगा उसमें सबसे पहले जिज्ञासा होगी, उसके बाद में अनुकरण होगा और उसके बाद में क्या होगा मित्रों? अभ्यास होगा। तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 3। मित्रों आशा है आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो का लाइक भी करें। और यदि कोई समस्या हो या किसी प्रकार का आपका कोई सुझाव हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी करें और कमेंट्स में जाकर आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।